हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को बजाज फाइनेंस के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, दोनों ही सिमिलर से सेक्टर में हैं, एनबीएफसीज हैं और रिटेल को ही मेनली केटर करती हैं। सेकेंड चीज ये हो गई, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप लोगों को याद हो लिस्ट होने वाली थी लास्ट ईयर, बट लिस्टिंग नहीं हुई उसकी। उसके बिल्कुल प्लानिंग चल रही थी लिस्टिंग वगैरह की। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो प्राइवेट इक्विटी शेयर्स बेच रहे होते हैं, यानी कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनको प्राइवेटली बेच रहे होते हैं अलग से। तो वो लोग काफी महंगे प्रीमियम पे बेच रहे थे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को। और लोग नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसते हैं इन चीजों में, तो वो लोग बड़े आराम से खरीद भी रहे थे। तो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस थी, बजाज फाइनेंस के ऊपर की वैल्यूएशंस थी। एंड मेरे को भी एक दो इन लोगों ने अप्रोच किया था कि आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स ले लो। एंड मैंने यही कहा था कि देखो, इसकी बुक्स में इतनी क्लैरिटी नहीं है, मैं ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज नहीं खरीदने वाला कभी भी। बाकी कंपनीज के अंदर फिर भी हम रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि कैश ही आपका रॉ मटेरियल होता है। तो उनको यही था कि सर आपको तो पता ही नहीं, आप बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं वैसे भी, कि एक जगह पैसा नहीं कमाया हम तो दूसरी जगह कमा लेंगे। बट पैसा जहाँ पे भी खो रहा होता है वहाँ पे हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना पैसे का। आप लोग अगर मेरे साथ चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि बेसिकली हम रिस्क तो एलिमिनेट करके ही चल रहे होते हैं, रिस्क तो हम ले ही नहीं रहे होते एक तरीके से। एंड अपने पोर्टफोलियोज के अंदर हमने देखा है कि बड़ी हैवी कंपाउंडिंग मिलती है उस चक्कर में हमें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं को रिस्क बिल्कुल दबा देते हैं रिस्क को, चाहे डाइवर्सिफिकेशन से हो, चाहे टाइम होराइजन से हो, चाहे कंपनीज की रिसर्च से हो। तो रिस्क हम वॉलिटिलिटी का रहता है देखो, बट वैसे रिस्क हमारा नहीं रहता पोर्टफोलियोज के अंदर की कैपिटल का परमानेंट लॉस, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज उस समय किसी भी पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रही थी। प्लस उसके अंदर खुद की बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक की, तो इंडिपेंडेंटली नंबर्स रिपोर्ट नहीं हो रहे थे उसके। तो कहीं ना कहीं मुझे बड़े सारे डाउट्स थे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो इन शेयर्स के ऊपर बिल्कुल जंप कर जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं अभी मिल रहा है ले लो, आईपीओ के बाद हम बेच देंगे। तो मेरा एक फर्ज बन जाता है, एंड मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो उस समय लिस्टिंग की वैल्यूएशंस थी वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो मेरे पास अपने सारे नोट्स हैं स्टैब के ऊपर, एंड मैं इनको गो थ्रू करूंगा, रीड करूंगा और आपको बताता चलूंगा यहाँ पे कि क्या हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, वो सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक की, राइट। तो इस समय वो अलग से लिस्टेड नहीं है। एंड प्राइमरीली किसको केटर कर रही है? प्राइमरीली रिटेलर्स को केटर कर रही है। एचडीएफसी बैंक के जब आप नंबर्स देखते हो, आप देखते हो कि रिटेल बुक ने बहुत बड़ा हिट लिया है, रिटेल बुक्स में राइट ऑफ्स हैं बहुत सारे। तो ये आपको समझ आता है कि बहुत तगड़ा हिट हुआ है। एंड इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं बजाज फाइनेंस में, अगर आप लोगों को ध्यान हो कि नेट प्रॉफिट में एक बड़ा शार्प ड्रॉप था। इनफैक्ट मैंने पूरा एक वीडियो बनाया बजाज फाइनेंस के नंबर्स के ऊपर। फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर, बजाज फाइनेंस रिपोर्टेड अ 29% ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट टू रुपीज 1150 करोड़ के अराउंड, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्टेड अ पोस्ट टैक्स लॉस एट रुपीज 45 करोड़, ऑलमोस्ट 44 करोड़ मान लो, कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट ऑफ 217 करोड़ जो ईयर अगो इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट किया था उस क्वार्टर में। हमें ये समझ आता है कि बहुत बड़ा हिट लिया एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। बजाज फाइनेंस इज नोवेयर क्लोज टू द हिट दैट एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज हैज टेकन। तो आपको पहला पॉइंट यही पे क्लियर हो जाना चाहिए कि बजाज फाइनेंस वैल्यूएशन मल्टीपल्स के हिसाब से ज्यादा वैल्यूड होनी चाहिए एज कंपेयर टू एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि एचडीबी की शेयर्स ले लो मुझसे और अलग वैल्यूएशन दे रहा है उसकी, तो आप रुक जाना, वहां पे समझ जाना। यस, एचडीएफसी का ब्रांड है, उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल अलग होती है, एब्सोल्युटली ट्रू, आई एग्री विद यू। बट इतनी भी नहीं होती कि आपकी जो बेस्ट एनबीएफसी है कंट्री की, मैं कहूंगा कि अगर हमें एचडीएफसी लिमिटेड सबसे ज्यादा सेफ लगती है, तो बजाज फाइनेंस इज नो डाउट द बेस्ट परफॉर्मिंग एनबीएफसी, और सेकंड सेफेस्ट मैं इसको कहूंगा अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। अगर हमें लगता है कि इतनी सेफ और इतनी शानदार कंपनी है, तो मुझे कभी भी नहीं लगेगा ऐसा कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशंस बजाज फाइनेंस से ज्यादा होनी चाहिए। सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रेंज पॉइंट अगर ऐसा होता है। तो मुझे जो इस बार के नंबर्स आए हैं उसकी वजह से लगता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं रैशनलाइज, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होनी चाहिए, विच विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस वगैरह एचडीएफसी की पेडिग्री हर चीज है। हमने देखा है गृह फाइनेंस के साथ इन्होंने क्या बढ़िया बिजनेस किया उसके अंदर, और बंधन को कितनी महंगी वैल्यूएशन पे मर्ज कराया था। तो डेफिनेटली एचडीएफसी का अपना क्लास अलग है बिल्कुल, बट हमें एज इन्वेस्टर्स देखना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की क्योंकि शेयर्स बहुत ही फ्रीली अवेलेबल हैं, मैं कहूंगा कि प्राइवेट मार्केट में अगर आप जाते हैं तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताना
कि आप उसकी वैल्यूएशन ठीक पे उठाएं। एंड क्योंकि प्राइवेटली बिक रहे हैं ना, आप नेगोशिएट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में तो जो प्राइस लिखा है उसी पे लेने पड़ेंगे, तो आप नेगोशिएट करो, आप अपने लिए शेयर्स उनको ठीक वैल्यूएशंस पे खरीदो। सामने वाला ना बेचे तो जबरदस्ती नहीं खरीदने की, मत खरीदो, फिर आप क्या बजाज फाइनेंस लिस्टेड है ही। अब हम आ जाते हैं ग्रॉस एनपीएस के ऊपर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम साइड में रख देते और ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हम देखते, बजाज फाइनेंस के होते 2.86% के, लेकिन ये तो एक्चुअली 2.7% तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने वैसे भी रिपोर्ट किया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से ग्रॉस एनपीएस देखते, उसको हटा के बेसिकली देखते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो आप क्लासिफाई नहीं कर रहे ना काफी चीजों को एनपीए में, तो इसलिए उनके 2.7% पे आए हैं। बट अगर आप ग्रॉस एनपीएस देखते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए कि कितने आते, 5.9%, ऑलमोस्ट 6% के ग्रॉस एनपीए होते, जो कि अभी बजाज फाइनेंस के केस में 2.9% आया है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमने देखा कि बंधन बैंक अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को छोड़ के अपने एनपीएस क्लासिफाई करता, बीइंग अ बैंक माइक्रो फाइनेंस के अंदर, जो कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है, क्योंकि बिल्कुल अनसिक्योर्ड बोरिंग होती है, बट उसके अंदर ना स्टिकीनेस बहुत ज्यादा होती है, तो पैसा बहुत वापस आता है। तो वो 7% से ऊपर जा रहे थे उनके ग्रॉस एनपीएस, और आपने देखा मार्केट ने कैसी शेयर की धुलाई करी है। 400 का शेयर आई थिंक 300 के अराउंड चल रहा है जो भी है। तो बहुत बहुत खराब नंबर्स आ रहे हैं, जहां पे वहां पे आपको केयरफुल रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनीज कोई सी भी खराब है, इनफैक्ट आई लाइक बंधन बैंक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में हमारे पास एक ही बैंक है, माइक्रो फाइनेंस, बाकी सारी एनबीएफसीज हैं, तो बैंक में ही सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है, तो हमें पता ही है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती, बट आपको पता होना चाहिए। आपको अब इसको 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर ट्रैक करना है ढंग से, फिर भी रिकवरी नहीं आती तो दिक्कत है, बट वो मुझे लग रहा है कि आ जाएगी। तो वो सारी चीजें खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब रिकवरी नहीं आ रही होगी तब उस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। अब हम चलते हैं बजाज फाइनेंस के जो राइट ऑफ था। बजाज फाइनेंस ने अराउंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आई थिंक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 2300 करोड़ के अराउंड का राइट ऑफ किया था, और काफी लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है। एचडीबी ने ये जो है ना राइट ऑफ वगैरह, उसका प्रपोर्शन एग्जैक्टली कितना किया है क्या है वो नहीं बताया है, ऑब्वियसली क्योंकि वो सब्सिडरी है, उसको इतने नंबर्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड बजाज फाइनेंस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर्स मेरे ख्याल से कोई एनबीएफसी अगर देती है तो बजाज फाइनेंस है, तो बुक्स में बड़ी क्लैरिटी रहती है हमें। जैसे इस बार इन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी थी एकदम से कि कोर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो इनिशियली तो समझ नहीं आया, फिर खुद का दिमाग लगाया तो ये लगा कि जो आईपीओ के प्रोसीड्स वगैरह थे वो क्योंकि कोर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नहीं है, वो नॉन कोर एसेट्स के अंडर आते हैं, तो हो सकता है कि उसको हटा के बताना चाह रहे हो। एंड वही हुआ, हमने कंपनी को मेल भी डाला, उनसे भी रिप्लाई आया, तो उन्होंने यही कहा कि जो आईपीओ के प्रोसीड्स वगैरह में आ गए थे वो सब हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, क्योंकि वो वन टाइम गेन था, तो उस सबको हमने हटा के कोर एयूएम बनाया है अपना, और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हर बारी। तो गाइस अब आगे क्या, ये सब तो चलो हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली, काफी चीजें गो थ्रू भी कर ली। थीसिस क्या निकल के आ रहा है? पहली चीज ये निकल के आ रही है कि जो भी रिकवरी होनी है उसमें एस्टिमेशन यही आ रहा है कि बजाज फाइनेंस बेटर रिकवर करेगा। एंड क्यों है ऐसा? बजाज फाइनेंस की बुक ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बजाज फाइनेंस ने ग्रॉस एनपीएस काफी कंट्रोल में रखे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बजाज फाइनेंस की रिकवरी बहुत बेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर मैं कहूंगा एज कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज एज वेल। बजाज फाइनेंस इज इन अ वेरी वेरी बेटर पोजीशन। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी एनबीएफसी में, तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, एनबीएफसी सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली, मतलब बाकी कंपनीज के लिए मैं इतना नहीं कहूंगा, बट फाइनेंशियल कंपनीज जो लेंडिंग बिजनेसेस में है उनके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उन प्लेयर्स के साथ जाएं जिनके साथ आपको डिफॉल्ट के रिस्क ना हो, सॉल्वेंसी के रिस्क ना हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ही बढ़िया कंपनीज चुने। एंड एचडीएफसी लिमिटेड हो गई, बजाज फाइनेंस हो गई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गई, इन टाइप की कंपनीज के अंदर आपको पता है कि डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है। दीज कंपनीज आर ह्यूज ह्यूमंगस इन देयर फील्ड, बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह डिप्लॉय करके चलते हैं, तो इन कंपनीज के साथ जाना बेटर रहेगा। आई डो नॉट थिंक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को वो वैल्यूएशन मिलनी चाहिए जो पहले मिल रही थी। अगर मिलेंगी लिस्टिंग के टाइम पे तो देखेंगे, बट अब जो वैल्यूएशन खिंच रही है ना सारी इंटरनेट साइट के बिजनेसेस की खिंच रही है, एंड अगले 2 साल में आप खुद देखना कि कितने ज्यादा लिस्ट होंगे। तो उसमें डेफिनेटली कुछ कुछ बिजनेसेस हैं जो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं, एंड जब वो लिस्ट होंगे तो उन पर वीडियोस बनाई जाएंगी। होपफुली तब तक चैनल भी और ग्रो हो चुका होगा, कई सारे लोग और जुड़ चुके होंगे जो वीडियोस को देख रहे होंगे। बट द थिंग इज कि इसके अंदर अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में कहीं पे शेयर्स मिल रहे हैं, कहीं आपको बेसिकली अनलिस्टेड शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैल्यूएशंस उनकी ठीक लें और ठीक से उठाएं। आप अगर कहेंगे तो एक वीडियो में इस पर बना दूंगा कि कौन से सबसे कॉमनली अवेलेबल अनलिस्टेड शेयर्स मिलते हैं, एंड किस किस को अवॉइड करके चल सकते हो, किस किस को देख सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, एंड अनलिस्टेड शेयर्स की टैक्सेशन वगैरह क्या है वो भी बता दूंगा मैं। उसके अंदर एक हिंट दे देता हूँ, उसमें एसटीटी नहीं कटता, तो वो कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्सेशन नहीं होती एग्जैक्टली उनकी।
तो टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिसको लोग कंसिडर नहीं करते। बहुतों में लॉक इन वगैरह होता है। अगर आईपीओ आने वाला है और आपने रिसेंटली एक्वायर करें तो लॉक इन होता है, उसके अंदर आप बेच नहीं पाते एकदम से। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत लोग ना वो देखते नहीं है। और जो लोग बेच रहे होते हैं ना, मतलब आपको पता है मनी क्राफ्ट यश और मैंने इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि मिस सेलिंग रोक सके मार्केट के अंदर। तो मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा है मार्केट्स में। मिस सेलिंग इनको भी लेके बहुत ज़्यादा है, जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं जिनको लोग बेच रहे होते हैं। जो बेच रहा है वो तो अपना बीच में कमीशन लेगा, छुट्टी, उसका तो काम खत्म। फिर वो ठीक है, लॉक इन लगाए, कुछ भी लगाए, अब तो आपने शेयर ले लिया, अब तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे भी कभी डील कर रहे हैं, पूरा उसका दिमाग खाइए, उससे सारी चीज़ें पूछें, उससे सारी चीज़ें समझें और उसके बाद ही डील करें। वरना बेस्ट है अपनी लिस्टेड कंपनीज में रहो। टैक्सेस भी कम लगते हैं, कैपिटल गेन्स क्योंकि इसके अंदर 10-15% हमें पता है, नॉर्म्स सारे पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारी पता है, सिंपल काम होता है। डीमैट के अंदर शेयर्स कोई ऐसा नहीं होता कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लेने जा रहे हो तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स आ जाएंगे। बहुत बार तो ये बड़ी दिक्कत मैंने देखी है कुछ लोगों के साथ, वो शेयर कोई लेने जाते हैं, मिलती जुलती दूसरी कंपनी का दे देता है, कोई नाम बदल के थोड़ा, कोई चेक तो करता नहीं है साइन कोड वगैरह क्या है कंपनीज के, कि वो एक्चुअली वही कंपनी है या नहीं है। तो बहुत बार मैंने ऐसा होता हुआ देखा है कि वो 4 अल्फाबेट इधर के उधर और आप गलत कंपनी के शेयर्स उठा लेते हो। तो ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किससे डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, और आपको सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होनी चाहिए। Concluding this video, I would like to say कि बजाज फाइनेंस is supposed to be the most valuable NBFC in this country, और उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि इतने बड़े साइज का हो के बजाज फाइनेंस इज डूइंग रियली रियली वेल फॉर इटसेल्फ। और यस, जो मैं कहूंगा कि पहले की जो ग्रोथ आई है बड़ी भयानक सी, शायद वो ग्रोथ ना आ सके, एंड केयरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बट आई स्टिल फील दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ गुड कंपाउंडिंग मशीन अंटिल एंड अनलेस कोई बड़ा इसके अंदर फ्लॉ नहीं दिख जाता। तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं, थोड़ा संभल के लो। कंपनी में देखो कोई दिक्कत वैसे नहीं है क्योंकि HDFC पेडिग्री की कंपनी है, HDFC बैंक की सब्सिडरी है। बट यस, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, इफ आई एम गिवन द ऑप्शन बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल डे एनी डे एज ऑफ दिस मोमेंट, आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट्स गोइंग टू बी बजाज फाइनेंस। सो दैट इज माई कंक्लूजन। और मैंने कहा कि आपको एक नॉन लिस्टेड स्पेस की, अनलिस्टेड स्पेस की NBFC का भी मैं बता दूं कि कैसा चल रहा है, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी लिस्टेड वेरी वेरी सून ऑन द बोरसेस, एंड मे बी नेक्स्ट ईयर तक लिस्टिंग हो भी जाएगी, FY22 तक। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस आ रही हैं। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताइए, वरना मेरी तरफ से तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।